लेकिन हमारे लिए इस 2000-2500 की में संतुष्ट होने की कोई बात नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई इस बात की है कि जो सरकारी सेक्टर है, जिस सरकारी सेक्टर में नौकरी का सपना हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए देखता है। हर माँ बाप, हर परिवार की ये इच्छा होती है कि हमारे परिवार का एक सदस्य सरकारी विभाग में जाकर छोटी मोटी नौकरी करने लगे। फिर आप हर परिवार के, हर माँ बाप की इच्छा है, हर युवा की इच्छा है कि हमारा परिवार का सदस्य सरकारी नौकरी में जाए। लेकिन सरकार ने उसी सरकारी सेक्टर को खत्म कर दिया है। पूरा क्लास 4 और क्लास 3 ठेके पे दे दिया है। सबसे ज्यादा नौकरियां क्लास 4 और क्लास 3 पर में ही मिलती हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, आपके दूसरे वो है चतुर्थ श्रेणी में ड्राइवर हैं, चपरासी हैं, माली हैं, व्रत हैं, चौकीदार हैं, ये सारे लोग हैं। तो ये जो बड़ी संख्या में, जो लाखों की संख्या में नौकरियां हैं, और यही नौकरियों को सरकार ने ठेके पे दे दिया, आउटसोर्स कर दिया। तो हमारी लड़ाई इस अन्यायकारी आउटसोर्स प्रथा को समाप्त कराकर हमारे जो लोग काम कर रहे हैं उन्हीं के पदों पर संविलियन कराना, उनको नियमित कराना हमारे आंदोलन का ये लक्ष्य है। तो साथियों, हमें इस लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। और हमने जब ये आंदोलन खड़ा किया था, तब इस आंदोलन को खड़ा करने के हमारे पास कुछ ठोस आधार थे, जिनमें सबसे पहला और प्रमुख आधार हमारा जो था, वो आधार ये था कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं। और लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं होता है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि हर व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराए जाए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। समान अवसर उपलब्ध कराए जाने का मतलब होता है कि समान काम का समान वेतन, ये हमारा आधार था। और किसी भी सरकार को जो काम होता है, उसका काम ये होता है कि वह अपने नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराए, चाहे वो काम करने वाला कर्मचारी हो, चाहे खेतों में काम करने वाला किसान हो, चाहे दूसरा व्यापार करने वाले लोग हो। हर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ भाषण देना नहीं है, तो आप ये मान लीजिए। लेकिन आज हो क्या गया है, आज लोकतंत्र चुनाव तक सीमित कर दिया गया है। लोकतंत्र का मतलब हो गया है चुनाव होना, चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, चुनाव हारना, और भाषण देना, जलसे करना, उत्सव करना, मंच बनाना। यही लोकतंत्र का मतलब हम सब आप लोगों को दिखाई दे रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी 10 लाख रुपए रोज का किराया खर्च करके एक दिन में 5-5 बड़े भव्य मंचों पर भाषण दे रहे हैं। यानी हमारा जो सामाजिक लोकतंत्र था, वो लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। हमारे पास कोई अधिकार नहीं बचे हैं। सरकार खुद अपने ही विभागों में हमारे लोगों से भुखमरी के वेतन पर काम करा रही है, ये सच्चाई है। जबकि होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि सरकार को सब लोगों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरी अपनी कोई थ्योरी नहीं है, ये सरकार के नियम है। सरकार को ये काम करना है। ये जो श्रम विभाग ने हमको पत्र भेजा है, उसमें 17 दस्तावेज लगे। उसमें श्रम विभाग के प्रमुख सचिव के 2 आदेश हैं। इन 17 पत्रों को आप गौर से देखेंगे तो ये 17 पत्र भी पिछले 2-3 साल के हमारे आंदोलन के कारण ही निकले हैं। हमारे आंदोलन की तारीख और इन पत्रों की तारीख को आप मिलान करेंगे तो आपको लगेगा कि हमारे आंदोलनों का ये असर हुआ है कि श्रम विभाग ने हमारी बात को सही माना है। उससे पहले तक कभी श्रम विभाग ने आउटसोर्स की बात नहीं की। मैं उन्हीं पत्रों का एक पैरा पढ़ के आपको सुनाता हूं। इससे आप अंदाज लगाएंगे कि आपके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है और कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। प्रमुख सचिव का पत्र है, उसका एक दूसरा पैरा है जो
6 अगस्त 2023 को हमने भोपाल में आंदोलन किया था, तो 7 अगस्त को उन्हें जारी किया था। और उससे पहले हम लोगों ने दिसंबर में 22 में एक आंदोलन किया था, तो 12 दिसंबर को उन्हें पत्र जारी किया। उसका एक पैरा है, वो मैं पढ़ के आपको सुना। उसका विषय है, शासकीय विभागों में कार्यरत ठेका एवं आउटसोर्स पर कार्यरत श्रमिकों कर्मचारियों को ईपीएफ कर्मचारी भविष्य निधि योजना से जोड़कर अंशदान जमा करने संबंधी। उसका दूसरा पैरा है, उक्त संबंध में वैधानिक स्थिति यह है कि कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के प्रावधान ऐसे कामगारों के ऊपर भी लागू होते हैं जो मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत विभिन्न विभागों में ठेका कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में कार्य करते हैं, अथवा जो कर्मचारी ऐसे विभागों के लिए सीधे कार्य कर रहे हैं, जैसे कि अंशकालीन कर्मचारी है, पंचायतों के चौकीदार है, वृत्त है, पंप ऑपरेटर है, चौकीदार है, अन्य इस तरीके के जो लोग जो सीधे विभागों के लिए सीधे काम कर रहे हैं, इन श्रमिकों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण अधिनियम 1952 के अंतर्गत सदस्य बनाना एवं संबंधित विभागाध्यक्ष, ठेकेदार या एजेंसी का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार में पंजीयन कराते हुए नियोजक और कर्मकार का निर्धारित अंशदान जमा कराना वैधानिक रूप से अनिवार्य है। इसका उल्लंघन होने पर कर्मचारी भविष्य निधि आयोग श्रम मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संबंधित उत्तरदायी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में नियोक्ता एवं कर्मचारी दोनों के अंशदान की दर मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% है। ये पैरा है जो कानून है जिस पर सरकार को काम करना है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार अपने ही विभागों में काम करने वाला जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी है, अंशकालीन है, ग्राम पंचायतों के चौकीदार हैं, वृत्त है, पंप ऑपरेटर हैं, हमारे योग प्रशिक्षक हैं, हमारे आशा कार्यकर्ताएं हैं, हमारे रसोइया हैं, छात्रावासों में, स्कूलों में काम करते हैं, बड़ी संख्या में उनसे काम तो सरकार करा रही है, लेकिन एक भी कर्मचारी की कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं, किसी का ईपीएफओ में कोई पंजीयन नहीं है, किसी का भी पीएफ जमा नहीं होता है, जबकि इस ये कानून के हिसाब से आप चाहे वो स्कूल का प्रिंसिपल हो, चाहे छात्रावास का अधीक्षक हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, अपने अगर किसी से काम कराता है तो उसका पंजीयन ईपीएफओ में कराना अनिवार्य है। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो वो अपराध कर रहा होता है, उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। ऐसा ही हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ हुआ है। स्वास्थ्य विभाग से लेके दूसरे अन्य विभागों में जब तक हम लोगों ने बोलना शुरू नहीं किया था, उससे पहले तक ईपीएफ क्या होता है लोग जानते नहीं थे, जमा ही नहीं होता था। ईएसआई क्या होता है, मेडिकल सुविधा क्या होती है, क्या क्या सुविधा है, बोनस क्या होता है, ये मिलता ही नहीं था। हम लोगों के संगठन बनाने के बाद हम लोगों ने जो आंदोलन शुरू किए, उसके बाद इसकी चर्चाएं शुरू हुई, न्यूनतम वेतन से लेकर पीएफ तक की। पीएफ इसलिए जरूरी है कि जब आप रिटायर होंगे तो आपको पेंशन मिलेगी। ये सामाजिक सुरक्षा है जो देना सरकार की जिम्मेदारी है, जिस पर सरकार बात नहीं करती है, और ये आपको लेना है। अभी तक हमने जितना कुछ भी किया है, हमारे साथ जो 2, 4, 500 जो लोग हैं जो चिंतित हैं कि ये अन्यायकारी प्रथा, ये शोषणकारी प्रथा समाप्त हो जानी चाहिए, उनके ही बोलने चिल्लाने का नतीजा है कि कुछ बदलाव हो रहा है। लेकिन इस बदलाव में अगर ये लाखों लाख कर्मचारी जो अलग अलग विभागों में काम करता है एक साथ आ जाए, तो जो बदलाव कराने में हमको 5 साल लगने वाले हैं, वह बदलाव हम 5 महीने में करा सकते हैं। इसलिए साथियों, आपको एकजुट होना, एक साथ आना आप सब लोगों की जिम्मेदारी है। आप आइए, किसी की नौकरी कहीं नहीं जाने वाली है, किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। अगर आप आंदोलनों में नहीं आओगे तो भी आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसके भी हमारे पास कई उदाहरण हैं। आपको एक उदाहरण मैं अभी दे देता हूं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग यानी पीएचई है,
पीएचई में हजारों की संख्या में हमारा आउटसोर्स कर्मचारी काम करता है। उसमें से जो श्रमिक ग्रेड का कर्मचारी है, जो क्लास 4 का कर्मचारी है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, वो तो हमारे आंदोलनों से जुड़ा हुआ है कहीं कहीं, चाहे वो महेश्वर परियोजना के हों, चाहे वो नर्मदा परियोजना के किसी दूसरे प्लांट के लोग हों, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इसी पीएचई विभाग के जो सब इंजीनियर टाइप के जो आउटसोर्स कर्मचारी थे, वो हमारे आंदोलन से नहीं जुड़े थे, जिनकी संख्या भी 200-250 के करीब है पूरे प्रदेश में, नहीं जुड़े थे। वो इसलिए नहीं जुड़ते थे कि भाई आप कौन चपरासियों के साथ लड़े, कौन कंप्यूटर ऑपरेटरों के साथ लड़े, उनकी बात अलग है, हम तो इंजीनियर हैं, हम क्यों लड़े इनके साथ, हम क्यों आएंगे। उनको शर्म आती थी साथ आने में, नहीं आते थे। हुआ क्या, हुआ ये कि 3 जनवरी से उन सबकी सेवाएं समाप्त करने का आदेश उनको मिल गया। अब वो कल से हमको फोन कर रहे हैं कि साहब अब हम क्या करें। मैंने कहा आपको वही करना चाहिए था जो हम साल भर आपसे पहले बोल रहे थे कि आप साथ आइए, जुड़िए, आंदोलन के साथ आइए। अब आप जब छोटा कर्मचारी लड़ रहा था तब इंजीनियर साथ नहीं दे रहे थे, जब आपके ऊपर बात आ गई तो वो आपका साथ कैसे देते, ये समझने की बात है। वो बेचारे 125-150 लोग हैं जिनकी 3 जनवरी को नौकरी समाप्त होने वाली है, लेकिन हमने उनसे कहा है कि हम इस संबंध में बात करेंगे और जो भी हम मदद कर सकते हैं हम आपकी मदद करेंगे, आपकी नौकरी नहीं जाने देंगे। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि कुछ लोग हमारे सोचते हैं कि हम तो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, हम शिक्षा विभाग के हैं, हम क्यों यार इनके साथ लड़े, हम शिक्षा विभाग में अपना काम करा लेंगे। कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर हैं या दूसरे कर्मचारी हैं, दूसरे विभागों में काम करते हैं, यार हमें क्या, हम अपना काम करा लेंगे, काम किसी का नहीं होने वाला। काम होगा तो सबका होगा, नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। और जो कुछ भी हो रहा है वो सबके लिए ही हो रहा है। न्यूनतम वेतन का मुद्दा एक उदाहरण है। तो साथियों, पुनः हमारा आपसे आग्रह है कि हम लोगों को न्यूनतम वेतन के मुद्दे पर आगे भी संगठित होना है, संघर्ष को जारी रखना है। ये जो न्यूनतम वेतन पुनरीक्षित बढ़ा हुआ वेतन आपको मिलना है, ये 2019 की अनुशंसा के अनुसार है। 2024 में पुनः वेतन पुनरीक्षित होना है। उसके लिए हम लोगों ने एक कार्यक्रम पूरा घोषित करके रखा है कि हम लोग जनवरी के पहले मंगलवार यानी 7 जनवरी को पूरे प्रदेश में एक साथ ज्ञापन देने वाले हैं कि 2024 में न्यूनतम वेतन पुनरीक्षित किया जाए और जितने भी कर्मचारी हमारे काम कर रहे हैं उन्हें सब न्यूनतम वेतन के दायरे में लाया जाए और न्यूनतम वेतन कम से कम 18,000 किया जाए और इस आउटसोर्स कल्चर को सरकारी सेक्टर से विदा किया जाए, अस्थायी कल्चर को सरकारी सेक्टर से विदा किया जाए, जिससे लाखों लाख लोगों की नौकरी सुरक्षित हो सके। एक और मुद्दा है जो गंभीर है। पहले हम लोगों ने पिछले 2 बार से विधानसभा में आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के बारे में सवाल लगवाए विधायकों से, कई सवाल लगवाए कई विधायकों से। सरकार ने इन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया है। हमारे विधायक हैं सुनील उइके जी, झंडादेव के, उन्होंने लगाया था। चौरे के विधायक हैं सुजीत चौधरी जी, उन्होंने भी लगाया था, उनको जवाब नहीं मिला। एक अलग से पर्ची पर सरकार की तरफ से लिखकर उनको ये सूचना दी गई है कि हम जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, हमारे इसी फेसबुक पेज पर वो पेज पड़ा हुआ है। यानी सरकार इस आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के बारे में जानकारी देने से भी बच रही है, लेकिन कब तक बचेगी? एक न एक दिन तो आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आप इस मध्य प्रदेश में पिछले 15-20 साल से अपने ही लोगों के साथ अन्याय करते आ रहे हैं। ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको ऐसे ही छोड़ने वाले नहीं हैं। अभी नहीं जवाब दिया, अगली बार नहीं जवाब दोगे, हम लड़ेंगे, बोलेंगे, आंदोलन करेंगे। हम तो पूछेंगे ना कि भाई हम उस सरकारी दफ्तर में काम करते हैं जो हमारे पैसे से बना है, इसलिए उस सरकारी दफ्तर पर पहला और आखिरी अधिकार हमारा है। ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं सरकार की, वो जनता के पैसे से बनी हुई है, उसमें नौकरी करने का अधिकार हमारा है। सिर्फ कलेक्टर, एसपी, तहसीलदार, एसडीएम, एई, जेई इनका ही नहीं है। अफसरों के लिए वो बड़े दफ्तर नहीं बनाए गए थे, वो चपरासियों के लिए भी बनाए गए थे, क्योंकि वो उनकी साफ सफाई करते थे।
चौकीदारों के लिए बनाए गए थे, उनकी रखवाली करते थे। उन कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए भी बनाए गए थे जो पूरे दस्तावेजों को टाइप करते हैं, उसका दस्तावेजीकरण करते हैं, सारी जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। उन स्वान इंजीनियरों के लिए भी बनाए गए थे जो सरकारी सेक्टर, सरकारी विभागों के सारे विभागों की नेटवर्किंग का काम करते हैं, मुख्यमंत्री की बातचीत कलेक्टरों से कराते हैं। इतना महत्वपूर्ण काम करते हैं स्वान इंजीनियर नेटवर्किंग का, उन्हें भी 8,000 रुपए देते हैं, उनके लिए भी बनाए गए थे। तो ये सरकारी दफ्तर हमारे हैं, तो इन सरकारी दफ्तरों पर अधिकार भी हमारा होना चाहिए। क्योंकि सरकार ने हमारे विधायकों को कोई जानकारी नहीं दी है, देना चाह रही है कि वह उसने आउटसोर्स को किस व्यवस्था किस तरीके से लागू की, उनको क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, अंशकालीन को क्या देते हैं, कितनी संख्या है, संख्या तक बताने के लिए सरकार तैयार है। इसलिए हम लोग तय किया है कि मैं 25 दिसंबर को जबलपुर जा रहा हूं। हमारे अपने जो वकील मित्र हैं जिनके अंदर भी एक दर्द है कि ये अन्याय जो हो रहा है वो अन्याय खत्म होना चाहिए, तो हम ऐसे वकीलों से बातचीत करने वाले हैं और हम हाई कोर्ट में एक EIL भी फाइल करने वाले हैं इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि ये सरकारी सेक्टर को बचाने की लड़ाई भी है। और सरकारी सेक्टर अगर ठेकेदारों के पास पहुंच जाएगा तब हालत क्या होगी? वही होगी जो आप अभी RTO के अंदर जो पकड़ी गई दौलत का खजाना है उसके रूप में आपको दिखेगी। आउटसोर्स एजेंसियों के मालिकों की अगर ईमानदारी से जांच हो जाए तो उन्होंने हमारे कर्मचारियों के खून पसीने से जो लूट मचाई है उसके इससे भी कई बड़े बड़े नोटों के, सोने के, चांदी के पहाड़ निकलेंगे, क्योंकि 15-20 साल कम नहीं होते। और एक कर्मचारी से, एक श्रमिक से कम 10,000 रुपए महीने की चोरी की गई है। आप सोचिए कि ये आउटसोर्स कितना बड़ा भ्रष्टाचार है जो मध्य प्रदेश में हो रहा है, चल रहा है, फल फूल रहा है। और किसके इशारे पर? सरकार के इशारे पर, सरकार के संरक्षण। तो साथियों, आप आइए, एकजुट होइए। हमारी लड़ाई स्कूलों, छात्रावासों के अंशकालीन, अस्थायी, चपरासी भर्तियों से लेकर पंचायतों के चौकीदार, पंप ऑपरेटर, नल जल चालक से लेकर वल्लभ भवन, सतपुड़ा, विंध्याचल में बैठे कंप्यूटर ऑपरेटरों के, स्कूलों में पढ़ा रहे व्यावसायिक प्रशिक्षकों तक, उन योग प्रशिक्षकों की तक, सबके जीवन यापन को सुरक्षित कराने की, उनके भविष्य को सुरक्षित कराने की, और वो भी सरकारी कर्मचारी का सम्मान पा सकें, इस बात की लड़ाई है। इसमें आप साथ दीजिए। जिस नौकरियों में लागू की गई जिस आउटसोर्स अस्थायी प्रथा के खिलाफ काम कर रहे हैं, आंदोलन विकसित कर रहे हैं, यह प्रथा पहली ही नजर में गलत है, अन्यायकारी है, शोषणकारी है। और यह बात बताने में हम लोग पिछले 2 साल के लगातार सक्रियता के कारण सफल भी हुए हैं। आज हर कोई ये मानता है कि ये जो प्रथा है, ये जो व्यवस्था सरकार ने बनाई है नौकरियों में, ये व्यवस्था ठीक नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अन्याय है। पूरा सरकारी सेक्टर और निजी सेक्टर भी ठेकेदारों के सुपुर्द कर दिया गया है, जो काम करने वालों को न तो न्यूनतम वेतन देते हैं, न उनकी नौकरी में कोई सुरक्षा है, और न ही उनको अपने भविष्य को लेकर कोई निश्चिंतता है। इसलिए हम सब लोगों का ये मानना था कि ये आउटसोर्स प्रथा है, वो प्रथा खत्म होनी चाहिए। और ये जो हमारा लाखों लाख लोग काम कर रहा है आउटसोर्स के अंदर, उन्हें जो है सम्मानजनक जीवन जी सके, ऐसा वातावरण मिलना चाहिए। तो साथियों, आज ये चर्चा के जो महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो यही है कि हमारे बहुत सारे लोग हमको फोन करके, व्हाट्सएप पे मैसेज के जरिए ये पूछ रहे हैं कि ये जो न्यूनतम वेतन पर जो स्टे लगा था वो आप अपन लोगों के संघर्ष के बाद हटा है, अब ये बढ़ा हुआ वेतन कब मिलेगा। इस मुद्दे पर बहुत सारे लोग हमारे
जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और उनकी उत्सुकता जायज है, क्योंकि 9 महीने से जो स्टे लगा था उसके कारण हमारे लोगों को हर महीने 2000, 2500, पौने 3000 रुपये महीने तक का नुकसान हो रहा था। जो हाई कोर्ट में केस अभी भी चल रहा है, हमारे कुछ यूट्यूब चैनल उस केस को निकालकर ग्रुपों में डाल देते हैं, तो उससे हमारे लोगों में और कंफ्यूजन फैल रहा है। इसलिए आप सब लोग, मैं इस मुद्दे पर जो आपसे कहने जा रहा हूं उसको बहुत गंभीरता से सुने। बात यूं है कि जब 2019 की अनुशंसा के अनुसार न्यूनतम वेतन पुनरीक्षित हुआ था, मार्च में इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ, अप्रैल पेड मई आपको मिला भी। ये सच्चाई है कि न्यूनतम वेतन पुनरीक्षित हो चुका है 10 साल बाद मध्य प्रदेश में, ये सच्चाई है। और इसी के खिलाफ कंपनियां, कुछ उद्योगों के मालिक उन्हें हाई कोर्ट में गए और उन्होंने पिटीशन लगाई कि, और इस पुनरीक्षित वेतनमान पर कुछ ऐतराज जताया। उनका कहना था कि इसका वर्गीकरण किया जाना चाहिए, सब दूर एक समान वेतन बढ़ोतरी नहीं होना चाहिए, ये कंपनी मालिकों का कहना था। इसी पर माननीय न्यायालय ने मई में स्टे दे दिया था और श्रम विभाग और सरकार से इस पर पुनर्विचार के लिए कहा और कंपनी मालिकों से, श्रमिक संगठनों से सरकार को बैठकर, श्रम विभाग को बैठकर बातचीत करके कोई प्रस्ताव माननीय न्यायालय को दें तो वो इस पर फैसला करे। ये प्रक्रिया पूरी 8-9 महीने तक चली। हम लोग लगातार इस न्यूनतम वेतन के मुद्दे पर बोलते रहे, आप सबको मालूम है। चूंकि समय ज्यादा हो रहा था, कोर्ट में कोई प्रॉपर सुनवाई नहीं हो रही थी, सरकार पूरी तरीके से चुप भी साध के बैठ गई थी, श्रम विभाग भी खामोश था, इसलिए हाई कोर्ट भी इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं दे पा रहा था। हम लोगों ने इस 2 बार भोपाल में प्रदर्शन किया, 21 नवंबर को संयुक्त कार्यालय का घेराव किया, उसके बाद ये मामला आगे बढ़ा। मीडिया ने हमारे मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठाया, चैनलों ने चलाया, अखबारों ने छापा, ये सब आपके सामने है, सारी खबरें आपने पढ़ी। जब हमने इसको मुद्दा बनाया तब सरकार की भी बदनामी होने लगी, न्यायालय पे भी सवाल उठने लगे, श्रम विभाग भी कटघरे में खड़ा हुआ। तब नतीजा ये निकला कि माननीय न्यायालय ने भी इस मामले में सुनवाई करने की, अंतिम सुनवाई करने की तारीख 3 दिसंबर तय कर दी और 3 दिसंबर को उन्होंने फैसला दे दिया कि जो उन्होंने इस पर जो स्टे लगाया था उस स्टे को हम वैकेंट करते हैं, यानी कि जो स्टे आपको लगा था आपके वेतन बढ़ोतरी को लेकर, वो स्टे हट गया, ये सच्चाई है। दूसरी सच्चाई ये है कि हम इस मुद्दे पर लगातार बोलते रहे। 17 दिसंबर को हमारा भोपाल में बड़ा कार्यक्रम था। हम 3 मंत्रियों के बंगलों के घेराव करने की हमारी योजना थी, चल रही थी और हमने किया भी। शाहजहानी पार्क में हम इकट्ठे हुए। 17 दिसंबर की जो तैयारियां चल रही थी, सरकार को, श्रम विभाग को लगा कि ये फिर जो है इस मुद्दे पर हमारी बदनामी कर रहे हैं, करेंगे, और उन्होंने, माननीय श्रम आयुक्त महोदय ने 12 दिसंबर को हमारे संगठन के नाम एक पत्र जारी किया और उसमें 17 दस्तावेज लगाए। उनके पत्र जारी करने का मतलब ये था कि हमने आपकी मांगों को मान लिया है, कोर्ट से स्टे भी हट गया है और जल्दी ही हम इस मुद्दे पर नोटिफिकेशन जारी करने वाले हैं। ये उनकी सूचना थी जो हमको दी गई। उस पत्र का जो अर्थ था ये था कि ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स सत्ताई कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ही इस मुद्दे पर लगातार लड़ रहा था और उनका मुद्दा जायज था, सही था, क्योंकि हमारे आंदोलन का दायरा बहुत बढ़ गया था। सरकारी सेक्टर से लेकर निजी क्षेत्र तक भी हमारी बात पहुंच रही थी, तो सरकार की बदनामी हो रही थी।
तो सरकार ने 12 दिसंबर को हमको पत्र लिखा, जो 13 दिसंबर को हमारे पास आया और वो आप सब लोगों के पास भी पहुंच गया। वो एक सूचना थी कि हम आपके मुद्दे से बिल्कुल सहमत हैं, हम बहुत जल्दी एक नोटिफिकेशन जारी करके वेतन बढ़ोतरी का लाभ अपने सब कर्मचारियों को देने वाले हैं आउटसोर्स। हमने श्रम विभाग के अपने लोगों से बात की, अधिकारियों से भी बात की, क्योंकि नोटिफिकेशन में जो देरी हो रही है उससे भी हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों में बेचैनी है। उनका और उनकी बेचैनी स्वाभाविक है। वो कह रहे हैं कि जब कोर्ट ने स्टे लगाया तो श्रम विभाग ने दूसरे दिन नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि नहीं, वो वेतन पर रोक लगा दिया, पुराना वेतन मिलेगा। ये श्रम विभाग का वो था। तो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी भी चाहते हैं कि जिस दिन कोर्ट से स्टे हटा था उस दिन दूसरे दिन ही श्रम विभाग को नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए कि बढ़ा हुआ वेतन इन्हें को दे दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों की बेचैनी चिंता जायज है और उनकी वही बेचैनी, यही चिंता ही सरकार पर दबाव भी बनाती है। क्योंकि इसमें विलंब इसलिए भी हो रहा है कि मामला बढ़ा हुआ वेतन देने का अकेला नहीं बचा है, मामला 9 महीने के एरियर का है और यह मध्य प्रदेश के 35 लाख से अधिक श्रमिक कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है जो इससे लाभान्वित होने वाले हैं। 5 लाख से अधिक सरकारी सेक्टर में काम करने वाला हमारा आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी है जिसे इसका फायदा मिलना है और जिसे 9 महीने का एरियर मिलना है। ये एरियर सरकार को देना है। इसीलिए सरकार इस मुद्दे पर जल्दी नोटिफिकेशन न निकाल के उसमें थोड़ा विलंब कर रही है कि उन्हें नोटिफिकेशन के साथ साथ बजट का प्रावधान भी करना पड़ेगा, क्योंकि 200-300 करोड़ का मामला है। लेकिन हमारा श्रम विभाग के अधिकारियों से जो हमने बात की, उन्होंने हमको ये भरोसा दिलाया है कि इस महीने के आखिरी तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और सारे आउटसोर्स कर्मचारी चाहे सरकारी सेक्टर के हैं चाहे निजी क्षेत्र के हैं, उन्हें बढ़ा हुआ वेतन मिलने लगेगा। दूसरी तरफ कंपनियों का भी दबाव होगा कि सरकार नोटिफिकेशन जारी करने में थोड़ा देरी करे, क्योंकि निजी क्षेत्र में तो कंपनियों को ही एरियर देना है अपने ठेका मजदूरों को। हो सकता है कि जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें कुछ एरियर को लेके कुछ अजीबोगरीब प्रावधान किए जाए, ऐसी संभावना है, ऐसा पक्का नहीं कह रहा। इसलिए हमें उस नोटिफिकेशन का इंतजार करना होगा जो इस महीने के आखिरी तक आ जाएगा। इसलिए साथियों, जो सच है वो ये है कि हमारे वेतन पर स्टे लगा, स्टे हटा है। अब सरकार इसकी सूचना श्रम आयुक्त ने हमारे संगठन को दे दी है और जल्दी ही नोटिफिकेशन भी जारी होने वाला है और हो जाएगा।